हे गाइस, व्हाट्सअप। सो आज यार इस वीडियो में हम ना डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पीवाईक्यूज। और ये बहुत सारे पीवाईक्यू नहीं निकाले मैंने, 30 क्वेश्चंस ही निकाले हैं। बट ये 30 क्वेश्चंस रीसेंट जो क्वेश्चंस जिस ट्रेंड पे चल रहे हैं, ठीक है, उनको देखते हुए निकाले हैं। और पिछले 2 से 3 पेपर यानी 1.5 साल के अंदर जो पेपर हुए हैं, 3 पेपर हुए हैं, तो उन्हीं पेपर से ये फिजिक्स के क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। तो ये कराने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है यार कि तुम्हें थोड़ा सा फैमिलराइज कर दें किस चीज़ से, कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उन्हें सॉल्व किस तरीके से करना है। तीसरा, रोल ऑफ एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और चौथा, कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है। तो हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इनको एनालाइज क्यों करते हैं? पहला तो सवाल यही होता है हमारा। तो इनको एनालाइज करने का पर्पस ये होता है कि हम एक तो अपने आप को समझ पाए कि हमें कितना आता है, ठीक है, गेट टू नो, ठीक है। दूसरा पर्पस ये होता है कि हमें कितना पढ़ना है उसका आइडिया लग जाता है। और तीसरा, ट्रेंड पता चल जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें कितनी और मेहनत की ज़रूरत है हमें ये भी पता लग जाता है, राइट। So without any further delay, let us quickly jump on to our very first question। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि where should an object be placed in front of convex lens to get the real and enlarged image of the object। convex lens कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ, ठीक है। ये हो गया convex lens, ठीक है। अब इधर F1, 2F1, इधर F2 और 2F2। अब तुमसे बोल रहा है, तो एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ी हो, ये जितने भी इसके यूज केसेस हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव के रिगार्डिंग लेंस एंड मिरर्स, ठीक है, वो मैंने क्लास में पढ़ाए हुए हैं, तो वो तो आपको पता ही है। बट द पर्पज ऑफ पुटिंग दिस क्वेश्चन इज कि तुम्हें पता लग सके कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, चैप्टर खोलोगे तो उस टेबल में ना पूरी चीज़ें दी हुई हैं, और उसमें केवल एक ही यूज केस है जिसमें रियल और इनलार्ज्ड इमेज की बात करता है। किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो दैट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकस लेंथ, यानी यहाँ कहीं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है ये सवाल, कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। एंड यहाँ से एक चीज़ निकल के क्या आती है कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का मेजर चंक है विद रिगार्ड्स टू सीडीएस, राइट। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन से? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि प्रेशर और एरिया के बारे में बात हो रही है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ो। लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। अगर अब एक कोई आदमी लेटा है तो ज़्यादा एरिया घेरेगा, और जब खड़ा है तो कम एरिया घेरेगा, ठीक है। तो जब खड़ा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन था फॉर्मूला का। अगर तुम्हें पता था ये फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो तुमने इजीली कर दिया होगा ये क्वेश्चन, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के हैं, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, और लॉन्ग एक सोलेनॉइड, ठीक है, यानी फाइनाइट सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं हम, फाइनाइट सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या था
ये अगर आपको नोट्स याद हो तो उसमें जो मैंने मैग्नेटिज्म के नोट्स दिए थे उसमें डायरेक्टली लाइंस लिखी हुई थी और उसमें दिया हुआ था, ये क्लासेस में पढ़ाया है राइट, तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है राइट। सो अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं सारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो प्रेशर वाला था वो आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे था, बट दैट इज अगेन फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट मीन्स एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ क्वेश्चन। फिर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस बार ये, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 seconds. What will be the displacements after 1 minute and 10 seconds? ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें इसका डायमीटर 100 है, डायमीटर 100 है एंड 20 सेकेंड्स लेता है। मान लो ये यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, तो ये घूम के पूरा वापस यहाँ पे पहुँचता है कितनी देर में, 20 सेकेंड्स में। यानी अगर मोटा मोटा का है तो 20 सेकंड में ये एक राउंड लगा लेता है। तो तुमसे बोला गया है, तुमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट यानी 60 सेकंड बाद और 10 सेकंड्स बाद ये इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर तुम देखो 20 सेकंड में ये एक राउंड लगा लेता है तो नेक्स्ट 20 सेकंड्स यानी 40 सेकंड्स में ये दूसरा राउंड लगा लेगा और फिर 60 सेकंड में ये तीसरा राउंड लगा के वहीं पहुंच जाएगा जहां से इसने शुरू किया था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो आफ्टर 60 सेकंड्स तो 0 है, तो ये ऑप्शन कट गए, अब ये इन दोनों में बचा। अब 10 सेकंड्स बाद तो नहीं 20 सेकंड में ये पूरा दौड़ के आ जाता है, तो 10 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा, आधा, यानी यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ पे आके कहीं रुक जाएगा, आधा। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है, ठीक है। और ये क्या है, डायमीटर, ये डायमीटर की लेंथ कितनी दी हुई थी, 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 मीटर। देखो कितना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे आजकल सीडीएस ज्यादा सवाल पूछ रहा है, ऑल्दो इट कम्स अंडर न्यूमेरिकल पोर्शन, बट कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये, जो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने तुम्हें स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़ाया था, साइन आई अपॉन साइन आर वगैरह ये सारा पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन पढ़ाया था। तो ये रिफ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, एक बॉक्स, येलो कलर के बॉक्स नहीं बने होते हैं एनसीईआरटी में, उनको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उनमें से ही ये लाइन उठाई गई है, वहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं बहुत सारे कई बार। तो इसमें बोला गया है रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। अब सोचो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो हल्की सी क्या होगी, नॉर्मल, डेंसर मीडियम में यानी झुकेगी, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। अच्छा, स्लो डाउन होने का कारण क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो स्लो होती है, और मीडियम कौन सा होना चाहिए, रेयरर मीडियम। अगर मैं तुमसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो कहाँ होगी सबसे ज्यादा, वैक्यूम में, ठीक है। फिर कहाँ होती है, एयर में। फिर कहाँ होती है, वाटर में यानी लिक्विड में। फिर सॉलिड में। तो सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम सॉलिड में ट्रेवल करती है और सबसे ज्यादा वैक्यूम में ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। सो ये चीजें याद रखो। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ये है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब तुमसे बोला गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक सेल लगा हुआ है, इसमें एक एमीटर लगा हुआ है, एमीटर जो अपनी की जो करंट नापता है, एक नाइक्रोम वायर है जिसकी लेंथ एल दे रखी है। अब तुमसे बोला है लेंथ को अगर L/2 कर दिया, ठीक है, तो एमीटर रीडिंग यानी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एमीटर रीडिंग यानी तुम्हें पता होना चाहिए एमीटर क्या करता है, तो पहले करंट नापता है, तो यानी बेसिकली अगर लेंथ आधी कर दी तो करंट पे क्या असर पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। अब V अपॉन R इज इक्वल्स टू आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। R भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो L अपॉन ए, यानी ये रेसिस्टिविटी है, ये लेंथ है, ये एरिया है, तो V रो L और A ऊपर चला जाएगा, तो ये I के बराबर आ गया। नाउ I की प्रोपोर्शनैलिटी देखो, तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L, यानी अगर लेंथ
बढ़ाओगे तो आई कम होगा, और आई बढ़ाओगे तो लेंथ कम होगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ को तुमने आधा कर दिया, L/2 कर दिया, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो आई है वो दुगना हो जाएगा, गेट्स डबल्ड। लेंथ को आधा किया तो आई डबल हो गया। समझ गए, डायरेक्ट फॉर्मूला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस बार पूछा गया था शायद। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, और टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले ना, अगर कभी कुछ फंस जाओ, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो लिख लो एक जगह। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं? नू से, इस तरह का सिंबल बनाते हैं। 4 किलो हर्ट्ज दे रखा है। वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा, 30 सेंटीमीटर। फिर डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर्स, राइट। अब देखो, तुम्हें टाइम निकालना है, तुमसे टाइम पूछा है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, v यानी स्पीड या अपनी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नू, क्या है? फ्रीक्वेंसी है 4 किलो हर्ट्ज। अच्छा, यूनिट का ध्यान रखेंगे, किलो हर्ट्ज यानी 1000। और लैम्डा क्या है? 30 सेंटीमीटर। सबको कन्वेंशनल यूनिट बनाना है, यानी 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? तो इससे क्या निकलेगी? वेलोसिटी। काट दो सारे जीरो वगैरह, 1 2 1 2। अब 40 इंटू 30 यानी 1200, क्या? मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी। वेलोसिटी पता चल गई। अब तुम्हें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 2.4 किलोमीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, अपॉन वेलोसिटी कितनी है? 12 इंटू 100। काट दो फिर से जीरो जीरो, ये हो गया 224 अपॉन 12, 2। ठीक है, क्या था? केवल दो फॉर्मूलेस थे, और तुम्हें कन्वेंशन का याद ध्यान रखना था कि यूनिट सबकी चेंज करनी है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, राइट। एंड दिस इज गिवन अगेन इन दी एनसीईआरटी। तो यार, कहने का मतलब यही है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही भला करवाएगी सीडीएस जैसे एग्जाम में। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, और सस्ती भी, राइट। सो अगेन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट। तो वी दे रखा है, यानी वोल्टेज दे रखा है 110 वोल्ट। आई दे रखा है 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? अब पावर की मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। पावर का बताया था मैंने तुम्हें दो फॉर्मूला, I²R और P इज इक्वल्स टू VI। तो तुमको मैंने एक जगह पढ़ाया था ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। अब V की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, क्या? IR, तो पावर इज इक्वल्स टू I²R आ गया। इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा था ताकि तुम्हें फॉर्मूलाज याद रहें। यहाँ तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। वी क्या है? 110। आई क्या है? 2/10, 22 वाट, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, दिस CDS is asking direct formula based questions. अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। अब देखो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, 10 मिनट्स में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है। ठीक है, कन्वेंशन सेम नहीं है, मीटर पर सेकंड में करेंगे, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको ही चेंज करेंगे, मीटर को आर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, और स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टैंड का क्या मतलब है? इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 है, यानी u 0 है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बहुत साल पहले, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, लॉज ऑफ मोशन में, राइट। v हमें पता है 20 किलोमीटर पर आवर, u हमें पता है 0, a हमें निकालना है, टाइम हमें पता है 10, और क्योंकि यहाँ पे इसको r में कन्वर्ट करना है तो 60, 0 से 0 गया, तो 20 इज इक्वल्स टू
a/6, तो यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दीज आर। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं यार, एंड दिस विल हार्डली टेक 10 सेकेंड्स टू गेट सॉल्व। 10 सेकेंड लगेंगे वहां पे ये सवाल सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉपर वायर्स हैं, डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट एरिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी। अब ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको, किसकी कितनी लेंथ है, क्योंकि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब जो रो होती है, मैंने तुम्हें जब क्लासेस ले रहा था मैं बता रहा था कि ये मटेरियल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेसिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड अपॉन रेसिस्टेंस, लेंथ और एरिया। तो सारे वायर्स की रेसिस्टिविटी, क्योंकि सारे वायर एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो सबकी रेसिस्टिविटी सेम है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है यार ये, नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसीडर्ड एज पैराबोलिक मिरर। अब स्पून तुम्हें पता ही है किस तरह का होता है, कर्व्ड होता है, कैसा होता है, राइट? एंड ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो पैराबोलिक मिरर इज द करेक्ट आंसर। शाइनिंग, नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून। अब देखो ये क्वेश्चन, हम साइंटिस्ट वगैरह को छोड़ देते हैं, यूपीएससी वो भी पूछ लेता है। अगर तुम्हें साइंटिस्ट का नाम नहीं पता हो तो भी तुम कर सकते हो। कैसे? मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या था? करंट। आर क्या था? रेसिस्टेंस। और टी क्या था? टाइम। एच क्या था? हीटिंग इफेक्ट। अब ये किसने दिया था? हीटिंग इफेक्ट, इसकी यूनिट मैंने तुम्हें बताई थी, जूल होती है। ठीक है, तो ये जूल होती है, तो इससे तुम फिगर आउट कर सकते हो। यहाँ कुछ जूल जैसा दिख रहा है, इसी ने दिया होगा भाई, क्योंकि ये जूल और साइंटिस्ट के नाम पे ही अधिकतर यूनिट्स पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये तुम्हें, अगर तुम्हें फॉर्मूला भी याद होता तो ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हें साइंटिस्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं थी, राइट? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता है। तीनों रूल पढ़ाए थे क्लास में, तीनों रूल से क्या क्या निकलता है। किसी से करंट निकलता है, करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो, किसी से तुम मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो केवल एक ये था जिससे तुम इंडक्शन कैलकुलेट करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करते हो, इससे डायरेक्शन नहीं निकलती है। क्लास में पढ़ाया है ये भी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ये। ठीक है, ऑल्दो इट इज अ गुड चैप्टर आई मस्ट से, इसको थोड़ा भूलते हैं लोग, बट डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? Faraday's laws of electromagnetic induction। देखो पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ये सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म, ठीक है, इसमें ये चीज ऐसे 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 चल रही है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो मैंने तुमको बोला था किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी। मान लो तुम्हें यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्ड्स होगा। ये जो अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्ड्स लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन में सीडीएस में मैंने जितने प्रीवियस ईयर देखे हैं उसमें तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है यही सेम क्वेश्चन, तो देख लो यार, इतना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा ना एम्बिगुअस क्वेश्चन है। एम्बिगुअस क्वेश्चन है क्यों?
क्योंकि इसके जो ऑप्शन है अगर तुम पढ़ो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, टोटल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस, द फोर्स दैट इज एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड इन इट्स इनर्ट प्रॉपर्टी। तो जो मास होता है वो तो इनर्ट प्रॉपर्टी होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट और टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट होता है ना, इसका मतलब होता है अगर एक इधर से लग रहा है, किधर से लग रहा है, किधर से लग रहा है, तो इनका सम, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, तो इन सबका सम जो आता है ना उसको नेट फोर्स कहते हैं। और इसमें बोल रहा है टोटल ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखो, द फोर्स दैट इज एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए, बट इसका क्लियरली कोई एक आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये भी हो सकता है कि ये कितना एक्सर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो ये होना चाहिए। बाकी कई जगहों पे मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा समझा, तो हर जगह पे अलग अलग आंसर भी दिए हुए हैं, बट मेरे हिसाब से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लूसेंट, क्योंकि मैंने लूसेंट पढ़ी हुई है, तो लूसेंट में ये चीज दी हुई है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एंड थोड़ा सा और आगे पढ़ा तो भी आई फाउंड कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ऑप्शन ए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यार, नैनोमीटर कितनी बार पढ़ाया था, एक न्यूमेरिकल भी दिया था मैंने, अगर जो क्लास वाले बच्चे देख रहे होंगे उनको याद होगा कि नैनोमीटर पे एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने कि नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी नैनोमीटर पे ही कनेक्टेड होगी, और नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹, तो 1 से 10⁻⁹। आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या होता है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये माइक्रो का कितना होता है ये भी बताना। मिलीमीटर में क्या क्या होता है, कितना होता है 10⁻³ मीटर्स। यू क्या होता है 10⁻⁶। आर्मस्ट्रॉन्ग तुम बताओगे मुझे। Which one of the following statement with regard to the ultraviolet light is not correct? It is an electromagnetic wave. It can travel through vacuum. It's a longitudinal wave. Its wavelength is shorter, smaller than the visible light. अब तुम्हें अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था जब तुम्हें, तो एक क्लियरली बताया था कि ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है भाई, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी इसका आंसर क्या है सी। अब एनसीईआरटी में ही एक लाइन, और जब मैं भी पढ़ा रहा था आप लोग को ये चैप्टर, तो मैंने पढ़ाया था कि म्यू एक टर्म होता है। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, म्यू इज इक्वल्स टू C/V। C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड V इज स्पीड इन मीडियम। ठीक है, सो C/V देख लो भाई, ऑप्शन बी। फॉर्मूला ही पूछ लिया क्वेश्चन में, और क्या ही होगा भाई। किसी में तुम देख पा रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो कि किसी में एप्लीकेशन पूछ ले रहा है किसका, फॉर्मूला का, तुमने फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है, और किसी में एनसीईआरटी में अगर कोई लाइन लिखी है जो रटने वाली है, जैसे ये ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें डायरेक्ट रटने वाली भी पूछी गई है। इस तरीके से पढ़ना है हमको। अब पावर पढ़ाया था आपको मैंने। पावर क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। पावर में हम सबको P1 P2 इस तरीके से ऐड करते जाते हैं। अगर हमें कई लेंसेज जोड़ दिए हैं तो उनको हम इस तरीके से ऐड करते जाते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज विल बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल, जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी। सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इसकी, तो यही बेंड करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है यार। क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है पहले तो ये बताओ। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग है। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस। अब इसमें तुमसे बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ कहीं है 25 पे, और इसको प्लेस किया गया है, तो इसकी 2f1 कहाँ हुआ, 50 यहाँ पे कहीं,
और ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है इन दोनों के बीच में। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था पहला क्वेश्चन कि इमेज बन रही है वो भी कन्वर्जिंग लेंस में, रियल और इनलार्ज्ड, रियल और इनलार्ज्ड इमेज बन रही है, तो वो कब बनेगी, उसी का ये एक न्यूमेरिकल बन गया है। उसमें हमने पढ़ा था कि 2f1 और f1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, इधर 2f1 है और इधर f1 है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो रियल और इनलार्ज इमेज बनती है। अब इसमें देख लो, f दिया हुआ है तुमको 25 और r दिया हुआ, r कितना हो जाएगा, r होता है 2f1, यानी 50 और 40 इन ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में प्लेस किया गया है, तो क्या बनेगी इमेज, तुम्हें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, या साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, स्नेल्स लॉ पढ़ाया था। तो अगर 0 डिग्री आई इज इक्वल्स टू आर भी पढ़ाया था, तो आई 0 डिग्री है तो आर भी तो 0 डिग्री ही होगा ना भाई मेरे। इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे, चलो मैं ही बता देता हूँ यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। अब देखो, जब बिजली कड़कती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है 342 मीटर्स पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें बिजली दिखती है, उसके बाद आवाज आती है, तो क्या फिनोमिनन होगा, थंडरस्टॉर्म। द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमिन्स द पिच ऑफ द साउंड इट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताई थी मैंने। सबसे ऊपर कौन सी होती है, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किनकी होती है, सबसे ऊपर होती है रेडियो, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, देन वी हैव यूवी रेज अल्ट्रावायलेट, देन वी हैव एक्स रेज, देन गामा रेज। इसको याद कैसे करें, आर एम आई वी यू एक्स जी, इसका एक ग्रुप बना लो, आर एम आई वी यू एक्स और जी। आर एम आई कराने गए थे वी यू एक्स से और जी के पास। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेते हैं हम। और अगर तुम इसको फिगर आउट करो तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, जो सबसे ऑर्डर में कम है, तो गामा, गामा है नहीं ऑप्शन में, एक्सरे, एक्सरे भी नहीं है, यूवी, यूवी है, तो यूवी होगा आंसर, राइट। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, के कांस्टेंट होता है, एक्स इज एक्स डिस्टेंस होता है, यानी मीटर में होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एक्स हो गया मीटर, तो एन अपॉन एम, ये के कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो न्यूटन पर मीटर, यानी बी ऑप्शन होगा इसका। इस बार ये भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, अगेन ये रटने वाली चीजों में आ गई, बट ये एनसीईआरटी में दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की प्रॉपर्टी नहीं है, तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने पढ़ाया था तो एक्सरेज वो रेज होती हैं जो कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों में से किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। याद आया, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, तो यही सही आंसर है हमारा। अब ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जब मैंने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और पढ़ाई थी आपको प्लेन मिरर, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था,
ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। रियल इमेज बताया था मैंने? नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये गलत हो गया, यानी यही हमारा सही आंसर है, नॉट पूछा था, राइट। अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, उसी का इम्प्लीकेशन है ये। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3/2। सी क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, लाइट। और वेलोसिटी हमें निकालनी है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आंसर क्या हो गया? ए, राइट। ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किस तरीके से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो किसी चीज को हिट करके वापस भी आ रहे थे, बहुत कम ऐसे थे जो निकल जा रहे थे सीधा सीधा। तो ये जो चीज थी ये क्या थी? दीज वर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। याद आया? पढ़ाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमने अराउंड 30 क्वेश्चंस किए हैं। 30 क्वेश्चंस करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि आपको बताया जा सके कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहली चीज, और दूसरा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को कितना सीरियसली लेना है। मेरी क्लासेस में मैंने ये सारी चीजें कवर करी हैं। मेरे नोट्स में अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ तो आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स तो छोटा बड़ा यार, उसको मैं बोलता हूँ काफी रिफाइंड क्वालिटी मटेरियल, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर्ड है एक पेज में। एक पेज में पूरी एनसीईआरटी का एक चैप्टर, यानी अगर 10 चैप्टर है तो 10 पेज के नोट्स होंगे बस, वो उसमें पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर्ड है, राइट। तो इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी कवर की है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है आप लोगों से जब मैंने वो चीज शुरू करी आप लोगों के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको काफी क्वालिटी इनरिच्ड मटेरियल मिलेगा। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय।